जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह की परंपरा को कायम रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेरा पावर वोट नॉलेज सीरीज शुरू कर रहा है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण प्राइम टीम की इस खास पेशकश में हमारे जीवन से जुड़े 5 बुनियादी विषयों स्वास्थ्य, शिक्षा, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। इनमें हम डेटा ड्रिवन रिसर्च के जरिए आजादी से अब तक इन क्षेत्रों की विकास यात्रा बताएंगे। साथ ही विशेषज्ञों के साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियां और उनका समाधान भी तलाशने का प्रयास करेंगे। इस पेशकश का मकसद आपको एम्पावर करना है ताकि आप मतदान करते समय सही फैसला ले सकें। सेहत हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस नॉलेज सीरीज की शुरुआत भी हम स्वास्थ्य पर चर्चा करके ही करेंगे। हमारे साथ इस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान हैं। डॉक्टर नवीन ठाकुर, प्रेसिडेंट हैं द इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। एक और बात डॉक्टर साहब की नशा एक बहुत बड़ी चुनौती समाज के लिए है और ख़ासकर युवाओं को जिस तरह से आसान तरीका एक देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या थोड़ा डिस्टर्बेंस से दूर रहने के लिए या डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, उसके लिए क्या कुछ पुख्ता कदम उठाने ज़रूरी हैं? देखिए, आपने नशे की बात किया, आपने युवाओं की बात किया। मेरे पास मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। मेरे पास मैंने जैसे बोला तो कोई पहले पिछली बार मैंने जब एग्जाम्पल दिया था तो मेरे पास कोई एक बच्चे के साथ 12 साल की लड़की आई, उसके मुंह में तंबाकू भरा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम तंबाकू खाते हो? तो बोले सब खाते हैं हमारे यहाँ। तो ये सब्सटेंस अब्यूज, टोबैको च्यूइंग और मदर्स आती हैं, बाय गॉड, मतलब मैं तो आश्चर्यजनक रह गया कि इतना इतना ज्यादा उपयोग है। अभी लास्ट जो मैंने देखा वो 7 साल की लड़की थी और जैसे मैंने उससे पूछा कहाँ रहती हो तो वो भागने लगी। तो पहले बोली सब लोग खाते हैं और अभी हम एक यहाँ स्टडी कर रहे हैं गांधीधाम कच्छ में एक डेजर्टेशन के तहत। तो उसके रिजल्ट तो अभी आएंगे, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला वो है। और जैसे आपने बोला और युवाओं में अल्कोहल तो कॉमन चीज हो गई है, एक सोशल नॉर्म हो गया है। स्मोकिंग एक उसके लिए है। तो ये सब चीजों का तो बहुत अब जैसे आपने बोला तो कई ऐसे ये जिसको हम बोलते हैं ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसके ये सब उसके कारण जो होते हैं उसके लिए ये टोबैको है कि अल्कोहल है, इसके लिए देर आर एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी जो दूसरी कंट्री ने किया है। पूरा उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते, पर नेचुरल है कि ये टैक्सेशन है, दूसरी तरह से है, कहाँ अवेलेबल हो ना हो, उसका अगर स्ट्रिक्ट तरह से किया जाए तो उसके रिजल्ट मिलते हैं। ये पूरी दुनिया से इसके बारे में कई देशों ने इम्प्लीमेंट किया है, उनको रिजल्ट मिले हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको मार्केटिंग ऑफ जंक फूड बोला है, उसके लिए भी हमको स्ट्रिक्ट वो लेना जरूरी है। और अगर हम नहीं लेंगे और भी नेट के और उस सब चीजों के लिए क्या कानून के अंतर्गत हो क्या, और जब तक काफी कुछ महत्व इसमें जागरूकता के अलावा सरकारी और पॉलिटिकल विल और डिसीजंस का रहने वाला है और होगा। और हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदु बंसल, ग्रुप डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट पारस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैम, आपसे पूछूंगी मैं, आज़ादी से अब तक जो भी चेंजेस आए हैं हेल्थ केयर सेक्टर में और खासकर पिछले 10 सालों में जो चेंजेस आए हैं उनको होलिस्टिकली अगर समझना चाहें तो आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे हेल्थ केयर के रूप में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम पूरी तरह से ख़त्म कर पाए हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है। ये बहुत ख़राब बीमारियां हुआ करती थी, बट हम इनके ऊपर विजय पा चुके हैं। हमारे हेल्थ सेक्टर में इतने इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि अब हमारा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग था, जो कि 1% जीडीपी जिसको हम मानते थे, उसको अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत उसको बढ़ाकर अब 2.5% पे कर दिया गया है। अगर हम कोविड के टाइम पे देखें तो कोविन पोर्टल के थ्रू या संजीवनी पोर्टल के थ्रू बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली
डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट किया गया। वैक्सीनेशन के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। इनफैक्ट इंडिया ने इतने अपने देश की तो पूर्ति की ही, इसके अलावा बहुत सारे देशों में और कोविड के मेडिसिन को प्रोवाइड कराया। इसके अलावा अब हमारा जो फोकस है वो और वैक्सीनेशंस को लेकर है। HIV के क्षेत्र में हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है। और अगर मैं इसको 75 ईयर्स की प्रगति को देखूं तो बहुत टेली मेडिसिन की तरफ हमारा देश प्रगति कर रहा है। और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स जो हैं, वेयरेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सब की तरफ हमारा बहुत ध्यान हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग 31 ईयर्स की एज तक मानी जाती थी, वो अब बढ़कर 71 ईयर्स तक हो गई है। सो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। प्राइवेट सेटअप्स में तो इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है, इसके अलावा गवर्नमेंट सेटअप्स में हेल्थ फैसिलिटीज़ को में काफ़ी सुधार किया गया है। बिल्कुल, महिलाओं की अगर बात करें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महिलाओं की जो सेहत है उसको लेकर के जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, मिशन इंद्रधनुष हो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो या आयुष्मान भारत हो, इन सब योजनाओं का जो इम्पैक्ट है वो कैसे देखती हैं आप? अगर हम आज़ादी के समय से बात करें तो बहुत सारी महिलाओं के प्रसव के दौरान यानी डिलीवरी के दौरान ही बहुत सारी महिलाओं की मौत हो जाती थी। तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट हमारा बहुत ज़्यादा था, उसको हमने काफ़ी कम किया है। उसमें कम से कम 10% के आसपास गिरावट आई है। इसके अलावा अनीमिया की बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी महिलाओं के अंदर, सो अनीमिया के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं। प्रसव के दौरान महिलाओं को पोषण को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी, न्यूट्रिशनल की बहुत डेफिशिएंसी थी, तो उनको पोषण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आशा वर्कर्स के थ्रू महिलाओं को गांव में उनके घरों पर ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। उनको आयरन टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स और ये सब मेडिसिन्स बहुत प्रोवाइड की जाती है, जो घरों में डिलीवरीज हुआ करती थी महिलाओं की, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की स्टिल बॉर्न बेबीज़ होते थे, वो बहुत कम हो गया है और सेफ डिलीवरीज होने लगी है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी के थ्रू या जब भोर कमेटी आया था 1946 में, तो उसमें हमने 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसके थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर और इन सब फैसिलिटीज़ के थ्रू अब बहुत सारी महिलाओं को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर्स के थ्रू उनकी सेफ डिलीवरीज होने लगी हैं, जिसकी वजह से अब महिलाएं न केवल स्वस्थ, उनका प्रजनन बिल्कुल स्वस्थ होता है, बल्कि उनके बच्चों की जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डेथ होती थी वो रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। सो अवेयरनेस अमंग वुमेन फॉर हेल्थ इज़ इंक्रीजिंग। अगर मैं आज की बात करूं तो मेरे पास रूटीन में बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो आजकल ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयर हैं, वो छोटी सी गांठ को भी हमें दिखाने के लिए लेकर आती हैं। तो इस तरह से हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा है और लोगों के घर तक बहुत सारी सुविधाएं होने लगी हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के थ्रू अब घरों तक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स पहुंच रहे हैं। और अगर हम देखें आयुष्मान भारत स्कीम की अगर हम बात करें तो उसके थ्रू 5 लाख की जो राशि बहुत सारे लोगों को मिलती है, उसके वजह से बहुत सारे परिवार अब अपना इलाज करा पाते हैं, जो कि OPD बेसिस पर भी फिजिबल है। और इसके अलावा एडमिशन के केसेस में, इन्वेस्टिगेशंस में, ट्रीटमेंट्स में, तो बहुत सारे लोग जो अपना इलाज नहीं करा पाते थे वो आजकल करा पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से बहुत कम आमदनी वाला परिवार भी आज थोड़ा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पा रहा है मेरे हिसाब से। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर अनिल गोयल, जो कि नेशनल कन्वीनर ऑर्गन डोनेशन IMA और फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, और हमारे साथ हैं डॉक्टर VK मोंगा, प्रेजेंट कन्वीनर IMA और फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके साथ साथ राज्य की जो स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के जो योजनाएं हैं,
जो अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य में परिवर्तन आ रहा है, कितना बड़ा गेम चेंजर आप इसको आप मानते हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके साथ साथ जो राज्य की हेल्थ सेक्टर को लेकर के योजनाएं हैं वो जो पैरेलली चल रही हैं, लोगों को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, या लोगों के लिए स्वास्थ्य को लेकर के एक कितना बड़ा आप एक पैराडाइम शिफ्ट इसको मानेंगे? पहली बात तो हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो जितना भी है वो गवर्नेंस उसकी हेल्थ की स्टेट की है, लेकिन उसमें फंडिंग हो सकता है कि 40-60 या हो, जो मतलब पार्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट इज स्टेट गवर्नमेंट जी। तो इन दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी उसको बेहतर होगा। लाइक आई वुड गिव वन एग्जांपल, आयुष्मान हेल्थ स्कीम है, देश के 22 से ज़्यादा राज्यों में ये लगी हुई है, दिल्ली में नहीं है। तो जहाँ मुझे लगता है जब हेल्थ की बात आए तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आपस में कम्युनिकेशन तारतम्य होना चाहिए, जिससे कि वो स्कीम्स वहाँ लागू हो सके। अगर दिल्ली में मान लो मेरे को आयुष्मान हेल्थ स्कीम नहीं मिल रही, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का बीमा जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा है। तो जैसे आपने कहा कि स्वास्थ्य में जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज है, वो पार्ट अलग है। अदरवाइज मेनली एंड सोलली स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट वेयर द मनी स्पेंट इज बीइंग शेयर्ड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें जहाँ जहाँ दोनों का तारतम्य अच्छा है, जहाँ जहाँ वहाँ पर सारे पैरामीटर्स बेहतर होते हैं। मेडिकल कॉलेज जैसे हैं, मान लो दिल्ली में हो सकता है उतने नहीं खुले हो, लेकिन यूपी में वो करीब करीब डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो हेल्थ के पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ने से स्वास्थ्य के पैरामीटर्स भी बेहतर होंगे। तो इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन हो, निश्चित रूप से एक बेहतर स्वास्थ्य हेल्थ फॉर ऑल की हम कल्पना कर सकते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कल्पना कर सकते हैं। ऑन दैट नोट आई बिलीव के जो पैरामीटर्स की आपने बात की जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक उदाहरण ले लीजिएगा, 32 ईयर्स और आज की तारीख में 73 ईयर्स, राइट। और पिछले 10 सालों के अंदर तो हुआ ही हुआ है। लेकिन ओवरऑल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, और इन सारे पैरामीटर्स के अंदर लोगों की जो एक मुझे लगता है स्वास्थ्य का जो एक पैरामीटर्स हैं, दे हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। लोगों ने योगा के माध्यम से या जो हम वेलनेस सेंटर्स हैं उनके माध्यम से अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ उनको लगता है कि स्वस्थ रहना एक नेसेसिटी है। तो उस माध्यम से आपने देखा कि ये सारे के सारे पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी हम उतने फिसड्डी नहीं रहे जहां हम पहले हुआ करते थे। वी आर गेनिंग 10 पॉइंट हर साल भी अगर बढ़ाते हैं तो वी विल डेफिनेटली रीच द टॉप इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। डॉक्टर गोयल और डॉक्टर मोंगा, अब मैं थोड़ा चैलेंजेस की भी बात कर लेती हूँ कि हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें मेंशन की थी। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी कि यंगस्टर्स को लेकर के जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त भारत में है, खासकर जो वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं डॉक्टर गोयल की, जिसमें युवा एक्सरसाइज करते हुए जिम में कार्डियक अरेस्ट बहुत आम बात हो गई है, ब्लड प्रेशर, मेंटल हेल्थ इशू, इसके साथ साथ ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। भाई फास्ट फूड है, लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम जिसके बारे में हम जिक्र भी कर रहे थे, तो डॉक्टर गोयल ये कितनी बड़ी चुनौती है और इसके लिए क्या कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे इन चुनौतियों से, या इस चुनौती का सामना करने के लिए? पहली बात तो आपको ये आप सब जानते हैं 40% आबादी देश की 15 से 35 साल के बीच में, तो इतना बड़ा है, और इनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, MI के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी समस्या है जी। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का दोनों का अगर ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं जो खासतौर से अर्बन इलाकों में जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, जो कि नीम हकीम खतराए जान के स्वास्थ्य को ठीक कर देंगे, किडनी ठीक कर देंगे और आपकी मसल बना देंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसको न यूज़ करें। हमने पिछले कुछ दिनों में भी कुछ चैनल्स पे बोला, तो क्या होता है, जैसे हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप लेते हैं तो यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, किडनी में किडनी ब्लॉक करता है, किडनी ख़राब करता है, वो हाइपरटेंशन कर सकता है, डायबिटीज़ कर सकता है, हार्ट डिजीज़ और कर सकता है, ये सारा चीज़ कर सकता है। जहाँ तक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात है कि आप अपने आप में खुश रहना सीखें, ये भी एक ज़रूरी बात है। उसके लिए उनको शायद मानसिक स्वास्थ्य की
एक अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको फैमिली सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अब कोटा में बच्चा जाता है, उसको इतना प्रेशर वो टीचर्स दे देते हैं, घर वाले भी देते हैं साथ में, नहीं तेरे को नंबर 1 आना ही आना है। तो नंबर 1 की दौड़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमने देखा जो लोग 50% 60% भी अपने कॉलेज डेज में लाए, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। खुद अपना जो काम चाहते हैं वो करना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि अब जब देश की बात आती है तो देश में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किशोर स्वास्थ्य योजना है, जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य योजना है, उसमें है वो स्पोर्ट्स में भी सरकार ने किया कि उसमें शिक्षा नीति में भी ये डाला ना कि स्पोर्ट्स है और एक दिन बगैर बैग के है, और या स्पोर्ट्स क्लब भी बनाए हैं, सरकार ने ये भी बनाया ना, स्पोर्ट्स क्लब में उनको बढ़ावा देने के लिए बात किया है। तो इस पोषण अभियान की उसमें न्यूट्रिशन का भी रोल है। तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमको भी एक परिवार के माध्यम से काम इसमें करना चाहिए किशोर स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि किशोर एक ऐसी अवस्था है जो एक जिसको कि मैलिएबल अवस्था है, जिसमें पेरेंटल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता रहती है। सरकार की नीति राष्ट्रीय किशोर मिशन और कई और सारे ऐसे मिशन हैं जो इस युवाओं के स्वास्थ्य को देखकर रखे गए। ज़्यादा प्रॉब्लम्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल हैं, जो कि स्ट्रेस एक उसका बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर मोंगा, एक और चीज़ जो आजकल बहुत आम हो गई है वो है फैटी लिवर का जो इशू है। लिवर जिससे फाइनली लिवर सिरोसिस हो जाता है, ये बहुत आम एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका सल्यूशन निकलना, क्योंकि बहुत और कभी कभी लास्ट स्टेज में इसका डायग्नोसिस होता है। इससे पहले मैं आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन टू व्हाट डॉक्टर गोयल सेड। चैलेंजेस की बात आपने करी, सबसे बड़ी चैलेंज तो हमारा पॉपुलेशन है। उसकी वजह से हमारे जितने भी हम ग्रो करते हैं उससे ज़्यादा हमारा रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ कुछ जैसे HIV है, TB है, डेंगू है, अभी भी ये सब जगह पे प्रिवलेंट है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो आपका फैटी लिवर की बात आपने करी, दैट्स ए पार्ट ऑफ दैट। कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ रही हैं, जैसे आप कह रहे थे यंग डेथ्स हो रही हैं। फैटी लिवर डेफिनेट, अगर आप एक पूरा डाटा देखें अल्ट्रासाउंड की जो किसी भी डॉक्टर के पास, तो मोर देन 50% ऑफ मेन एंड वुमेन है फैटी लिवर, और उसकी वजह से सिरोसिस या बाद के अंदर लिवर फेलियर के इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसका कारण भी डाइट है और लाइफस्टाइल है हमारा। हम अगर अपने डाइट को इम्प्रूव करें, वी गो बैक टू नेचर। सबसे बड़ी बात है वी शुड गो बैक टू नेचर। हरी सब्जियां हुई, फल हुई, ये इन सब्जियों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फैटी नहीं होगा। अगर आप बैठे बैठे फ़ोन पे अपना खाना मंगवा रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली फैटी लिवर करेगा ही करेगा। सेडेंट्री हैबिट्स होगी लोगों की, जो ऑफिस गोअर्स हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, सुबह से शाम तक बैठे हैं, नो टाइम टू एक्सरसाइज, उनका सारा का सारा स्ट्रेस लेवल्स हैं, ये सारी की सारी जो है इट्स ए बिग चैलेंज नाउअडेज। और चैलेंजेस की बात करें तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन इज़ ए बिग चैलेंज। आप हर बार अखबार में पढ़ते हैं कि वर्ल्ड के सबसे टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी में से 9 जो है वो इंडिया के हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट्स को, चाहे स्टेट हो या सेंटर हो, आई विश दे डू मोर होमवर्क इन दिस, दे हैव मोर बेटर प्लान्स। और उसके हिसाब से इवन नॉइज पोल्यूशन फॉर दैट मैटर, ये सारे के सारे जो पोल्यूशन इशू है ये बहुत डेट्रीमेंटल है। इवन इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन ये पोल्यूशन है। You're right, इनफर्टिलिटी, और ये कानों के ऊपर तो जो करता है। उसके साथ साथ आप देखें कि एक स्टडी आई थी कि 10 साल आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है इफ़ यू लिव इन दोज एटमॉस्फेयर जहाँ पर खासकर दिल्ली वाले और बड़े शहरों के देश के अंदर रह रहे हैं। इसका कुछ वी नीड टू प्लान, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि भारत सरकार को, सरकारों को कुछ और ज़्यादा काम करना चाहिए। डॉक्टर गोयल, एक और बात कि कैंसर और डायबिटीज़ के पेशेंट्स लगातार भारत में बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, कहीं भी कैंसर का तो बहुत बड़ा रोल एक डाइट से भी है। जो हम लोग और इंडस्ट्री, 2 वजह है कैंसर के बढ़ने के कारण की। जी, डायबिटीज़ का तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो तो हम जानते हैं कि ओबेसिटी है, जो अपना डाइट उल्टा सीधा खा रहे हैं, जो फैट ज़्यादा खा रहे हैं और एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, वो डायबिटीज़ एक पार्ट है। और एक डायबिटीज़ का पार्ट है जो हेरिडिटरी है वो, लेकिन ज़्यादातर जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ नहीं है वो डाइट एक्सरसाइज के वजह से, जो डाइट ख़राब और एक्सरसाइज नहीं करना। कैंसर का इंडस्ट्रियल है और साथ में है पॉल्यूशन, एक बहुत बड़ा कारण है, एंड डाइट, 3 कारण उसके बहुत ज़्यादा हैं।
तो पॉल्यूशन का अभी बात डॉक्टर मोगा ने की, जितने हमारे पॉल्यूटेंट हैं जो अपने हम बात करते हैं उसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं, बिल्कुल। मान आर्सेनिक है, आर्सेनिक, सल्फर जी। है, ये कॉपर है, मरकरी है, ये सारे के सारे एक हम लोग माइक्रो पार्टिकल्स के थ्रू अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी में फैल रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण वो है। देन डाइट है, डाइट में भी जितना खासतौर से फैटी डाइट और ये सब लेते हैं उसमें कोलोनिक कैंसर्स के इतनी बढ़ने की संभावना, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की संभावना रहती है। तो इस और फिर इंडस्ट्री जैसे बहुत सारी एनिलीन डाई हैं या अब तो बहुत सारी बंद हो गई हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ थी, जिसके कारण ब्लैडर कैंसर और किडनी कैंसर होने की संभावना रहती थी। तो इन सब से प्रिवेंशन ही एक तरीका है जिससे आप बच सकते हैं। बेहतर डाइट लें, पॉल्यूशन से बचें और ऐसी इंडस्ट्री में ना करें काम जो कि ये खासतौर से डाई इंडस्ट्री है उसमें आप काम नहीं करें, नहीं तो उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर करें। अच्छा, एक और बात कि ये जो बड़ी बीमारियां हैं, जैसे हमने कैंसर की बात करी, अभी हमने लिवर सिरोसिस की बात करी, जो फाइनली जो एंड स्टेज है कि लिवर फेलियर होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। ये जितनी बड़ी बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, उनका जो इलाज है वो अमूमन बड़े शहरों तक सीमित है। इस चुनौती से कैसे निपटने का क्या सल्यूशन है? आपने ठीक कहा कि अभी तक तो आपकी बात सत्य है, लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, और वी आर वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर एक मेडिकल कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज जब बनता है ना तो उसके चारों तरफ का जो एक एनवायरनमेंट है, ऑरा जो बनता है, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा बाकी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी डेवलप होती है। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे तो लगता है कि उसका सोल्यूशन वही हो सकता है, अर्ली डायग्नोसिस। सबसे पहले तो अर्ली डायग्नोस हो कैंसर के अंदर अगर हम शुरुआत में डायग्नोस कर पाते हैं तो आसानी से इलाज होता है। जब लेट होता है तो हमारे को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़े बड़े सिस्टम्स चाहिए, उसके अंदर मशीनें चाहिए और बड़ा खर्चा भी आता है। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए एट द डोर स्टेप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे सेंटर बनने चाहिए जहाँ पर कि उनकी डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, और उसके बाद हम पेशेंट को एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबिलिटी बात डॉक्टर गोयल ने शुरू में भी करी थी, वो जब तक हम नहीं लाएंगे ना तब तक ये रहेगा। और पीछे आपने पढ़ा भी होगा कि इंडिया इज़ बिकमिंग द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। जैसे डायबिटीज़ की तो है ही है, कैंसर की भी बन रही है, जो चाहे पोल्यूशन कारण है या हमारी वर्किंग स्टाइल्स हैं, उसकी वजह से इसे चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस। प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स कंट्री में डेवलप हो रहे हैं। टर्शरी केयर मतलब मेडिकल कॉलेज, इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, अगर हमारे 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं कंट्री में, अगर वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मतलब माना जाता है कि 100 किलोमीटर पेरीफ्री में होगा, तो वहाँ निश्चित रूप से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन रहे हैं। यही एक चैलेंज है जो मुझे लगता है अगले 10 साल में और पूरा होगा, जहाँ पर ये कैंसर केयर आपको मिलेगी, यहाँ पर एंडोस्कोपिक सर्विसेज मिलेंगी, रेस्पिरेटरी केयर, जितनी मतलब टर्शरी केयर और सुपर स्पेशलिटी केयर है। तो मुझे लगता है वो एक समय होगा जब अभी हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ाया, अब हमने लाइफस्टाइल डिजीज और कैंसर को प्रिवेंटिव एज वेल एज ट्रीटमेंट मोडेलिटी आपके घर के आसपास मिलेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है हम लोगों को। और ये जो बढ़ती जनसंख्या है, ये जो आबादी है, उसके लिए अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर के आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार को और क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल पर अगर हम टर्शरी केयर सर्विसेज शुरू करें, एक सिस्टम है, और सेकेंडरी केयर मान लीजिए तहसील पर कर रहे हैं, और विलेज लेवल पर प्राइमरी केयर अवेलेबल है, और इनका इंटीग्रेशन हो, डिजिटलाइजेशन और बेहतर हो, तो आपके हर पेशेंट का डाटा, या हर पेशेंट नहीं, हर जनता के हर मेंबर का डाटा अगर हमारे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास, NHA बनी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास होगा और वो अवेलेबल होगा। जिस तरह से आप मान लो आज अमरनाथ जाते हो, अपने आधार कार्ड दिखाते हो तो आपको उससे टिकट मिल जाता है, मिलता है नहीं मिलता, आपको हेलीकॉप्टर का टिकट मिल जाता है। इसी तरह से ये NHA इस दिशा में जब काम करेंगी और हेल्थ डेटा वो आपके कार्ड में अवेलेबल होगा, रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में वो दिन होगा जबकि हम एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर इन रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री की बात करेंगे, विच हैज़ टू बी हाईटेक। मीन्स टर्शरी केयर भी अवेलेबल है, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो ये मुझे लगता है उस दिशा में चल रहा है काम, और बेहतर होगा आगे आने वाले समय में। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए हेल्थ के ऊपर। 10 साल पहले तक
इट वॉज ए फॉरगॉटन सब्जेक्ट, वो ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है, एक एम्स बन गया, बहुत बन गया। उसके अंदर डायरेक्शन के अंदर मुझे जीडीपी जो है, जीडीपी का जो खर्चा है ऑन हेल्थ, दैट शुड बी एटलीस्ट 5%, पूरा का पूरा होना चाहिए। और विदेशों के अंदर कई जगह पे 10% है, क्योंकि एजुकेशन एंड हेल्थ दो ही तो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को हैवीली इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। और जो लोग हेल्दी होंगे, दे विल गिव यू मोर प्रोडक्शन, दे विल डू बेटर वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द फैमिलीज ऑल्सो। एक तो सबसे बड़ा जीडीपी वाला जो चैलेंज है, उसके ऊपर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमेशा से शोर मचाता है। अब भी आज मैंने एक हेल्थ मैनिफेस्टो सभी एमपीज़ को, सभी पार्टीज़ को दिया है कि ये हम चाहते हैं हेल्थ इश्यूज़ पे, वी टॉक ओनली अबाउट हेल्थ इश्यूज़ पे गवर्नमेंट्स को अगले 5 साल के अंदर क्या क्या इश्यूज़ को लेना चाहिए और उनके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हम अपनी देश की जनता को स्वस्थ और समृद्ध बना सकें। आज हेल्थ के जितने भी पैरामीटर्स थे हेल्थ सेक्टर के, वो हमने स्टूडियो में डिस्कस करे और बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत ही सिंप्लीफाइड भाषा में आप तक वो पहलू पहुंचाने का प्रयास किया है हमने, जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ करके अपने थॉट्स क्लियर कर सकते हैं। थॉट्स क्लियर करने के साथ जब आप अपना मतदान का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उम्मीद है कि क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में। इसी के साथ फिलहाल आज इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।